हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीपीएससी का 56 से 59वीं संयुक्त परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करेंगे, जो कि आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ। क्योंकि बी ए स्मिथ दोस्तों एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। बाकी तीनों ऑप्शन में दिए गए नाम जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था। वहीं इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार के बोध गया में निरंजना नदी, जो कि वर्तमान में फाल्गु के नाम से जाना जाता है, उनके उसी के किनारे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जो मुगल शासक था अकबर, अकबर के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ प्राचीन भारत में वो समुद्रगुप्त हुआ, इसीलिए इसको जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो और इसका जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, इसके विजय के बारे में जानकारी हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके अतिरिक्त जो समुद्रगुप्त का सिक्का था उसमें समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया था, तो इसको यह बीना बजाने में भी बहुत निपुण था। और इनके दरबार में प्रमुख विद्वान बुद्धघोष रहा करते थे। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन देखे जाते थे कि बुद्धघोष किसके दरबार में रहता था? तो बुद्धघोष समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो है वेनसोंग ने यात्रा की थी। वेनसोंग जो है भारत में 630 से 645 बीसी तक रहा। कब से कब तक? 630 से 645 बीसी तक रहा। और वेनसोंग ने अपनी यात्रा एवं तत्कालीन भारत का के बारे में भी लिखा है अपनी पुस्तक सी यू की में। पुस्तक का नाम ही है दोस्तों सी यू और की, सी यू की वेनसोंग की पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। और दूसरा है एक ऑप्शन ए को भी देख लेते हैं, फाहियान कब आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। और जो इत्सिंग होता है यह 7वीं शताब्दी में आता है, 7th सेंचुरी में। और ये भारत आया था और इसने अपने विवरण में इत्सिंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन करता है। वहीं फाहियान जो है भारतीय समाज के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। तारानाथ क्या थे? तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी बहुत फेमस ग्रंथ है, जो कि पूछा जाता है कि कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ किसने रचना की थी? कंग्यूर, तंग्यूर। तो दोस्तों आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त, वो थे। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। और बख्तियार खिलजी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका लेखक जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज था, यह एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार शासनकाल में ये रहता था। इंडिका से जो है मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है और इसने जो भारतीय समाज है उसको 7 वर्गों में बांटा।
हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि जो है इसमें पूछा गया था कि मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भारत को कितने वर्गों में बांटा है, भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो वो कितना है 7 वर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था जिसका निर्माण जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो सल्तनत काल का पहला वंश जो कि गुलाम वंश था, उसकी स्थापना 1206 में किया था। कब किया था? 1206 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी का संबंध जो है प्रथम मुगल सम्राट बाबर से था, और यह बाबर का आत्मकथा था। ये क्या था? बाबर का आत्मकथा। ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछता है कि बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था। तो बाबर का ये आत्मकथा था, और ये तुर्की भाषा में था। अकबर के द्वारा जो है इसका जो है फारसी में भी अनुवाद कराया गया था, और फारसी में इसका अनुवाद जो है अब अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। दोस्तों बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बारे में तो जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में जीती, और फिर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति जो है हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576, सॉरी 1576 में हुआ था। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। दोस्तों शिवाजी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे शिवाजी का जन्म कब हुआ था? जन्म जो है 1627 ईस्वी में हुआ था। 1627 ईस्वी में हुआ था शिवनेर दुर्ग में। पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई। और इन्होंने जो है 1774 में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। मराठा साम्राज्य की नींव कब डाली गई? तो 1774 में शिवाजी के द्वारा। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? रायगढ़ में। इनकी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। सॉरी दोस्तों, ये शिवाजी ने जो मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी वो 1674, यहाँ मैंने गलत आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मराठा साम्राज्य की नींव जो है रखी गई 1774 नहीं 1674, यहाँ होगा 1674। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जांच करना एवं ईस्ट इंडिया में जो कोई भी कार्य है उसको नियमित और नियंत्रित करना। इसके तहत जो है बहुत सारे नियम लाए गए, बहुत सारे कदम उठाए गए। उसको कुछ बिंदु में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहली बार जो है इसके तहत बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का? तो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर दूसरा देखिए 1774 ईस्वी में इसी के तहत जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोग से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सब कार्य किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक था। तो 1857 में जो अर्थात जो 1857 की क्रांति थी उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। और इसी इसी को जो है भारत का पहला वायसराय भी कहा गया, क्योंकि 1858 के अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौड़ा चौड़ी कांड। चौड़ा चौड़ी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 5 फरवरी 1922 को। ये 5 फरवरी 1922 को चौड़ाचारी नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसके बाद से महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था। गांधी जी जो है 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए। कब किए थे शुरू? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन ये हिंसात्मक घटना हो गई, जिसके कारण जो ये आंदोलन को वापस ले लिए। तो 5 फरवरी को चौड़ा चौड़ा कांड के बाद 11 फरवरी को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन को वापस किस दिन लिया गया, तो याद रखिएगा 11 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? दोस्तों बंग भंग आंदोलन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरुआत होता है 1905 ईस्वी में। कब होता है? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है दोस्तों 16 जुलाई 1905 को। बंग भंग आंदोलन क्या था दोस्त? मतलब जैसे बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी, उसी के बाद जो है आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 16 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल देना। आगे देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कभी कभी मैचिंग में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग में कब कौन सा शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन 1920। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला जो कि अध्यक्ष बनी हो कांग्रेस की, तो वो कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू जो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कब? 1917 में। कहाँ? कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा जो है स्टुटगार्ट में फहराया था। स्टुटगार्ट दोस्तों कहाँ पे है? जर्मनी में है। जर्मनी में है। और ये जो है 22 अगस्त 1907 को फहराया था। कब? 22 अगस्त को। तो कभी कभी डेट के साथ पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिए। और मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ जो है एक धार्मिक संप्रदाय था और इसका प्रभाव जो है बंगाल में था और इसके संस्थापक करमशाह थे। और पागल पंथ के नाम से एक पागलपंथी विद्रोह भी उस एरिया में होता है जो कि जमींदारों के विरुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फराजी कौन थे? तो फराजी जो होते थे वो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी होते थे। हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन भी हुआ, तो फराजी आंदोलन की शुरुआत 1838 में होता है और इसका प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है फराजी आंदोलन का? इस्लाम धर्म में सुधार लाना। नेक्स्ट देखते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था, इसलिए सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था और इस विद्रोह का मुख्य कारण था अकाल और भूख की समस्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी बड़ौदा हो जाएगा। ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह जो है 1818 में 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था और यह 1818 से 20 तक चला था। चलिए आगे देखते हैं, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? मतलब कब कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1835, 67, 78 और 1908। तो दोस्तों 1835 में प्रेस अधिनियम आया था मेटकॉप के द्वारा। फिर 67 में लाइसेंसिंग अधिनियम आया लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया लिटन के द्वारा। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम आया था। तो ये सभी एक्ट जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, किस कारण से? मतलब पूछ रहा है कि जो 20वीं सदी में कांग्रेस में विभाजन हुआ था प्रारंभिक, वो किस कारण से हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कारणों से। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक के लेखक थे अरविंद घोष। अरविंद घोष बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने इसके अलावा युगांतर इनका फेमस बुक है युगांतर, कर्मयोगी कर्मयोगी धर्म आदि का भी प्रकाशन किया। एक और बुक है लाइफ डिवाइन। फिर इन्होंने जो है पांडिचेरी में आश्रम की भी स्थापना की थी। अब देखिए इनको देखते हैं और बाकी के ऑप्शन को। जी के गोखले, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। तो जो नेहरू रिपोर्ट था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1928 में। कभी कभी इसका उद्देश्य पूछ लेता है, तो इसमें जो भावी भारतीय संविधान था उसके मूलभूत लक्ष्य को रखा गया था और भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? तो दोस्तों ये सभी जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखे थे, तो इसलिए सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। कैथरीन मेयो का पुस्तक था मदर इंडिया, उसमें भारतीय समाज, संस्कृति एवं धर्म पर टिप्पणी की थी मदर इंडिया में।
और चार्ल्स एंड्रूज के बारे बारे में बोला जाता है दोस्तों कि चार्ल्स एंड्रूज जो थे महात्मा गांधी के सहयोगी थे, तो उन्होंने भी भारतीय समाज पर टिप्पणियां की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। निम्न पंक्तियों को किसने लिखा है? तो दोस्तों आयोग के द्वारा इसका सही उत्तर जो है बिस्मिल अजीमाबादी को दिया गया है। क्या नाम है? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी दोस्तों बिहार से थे। कहा जाता है कि लिखा था इन्होंने ही, लेकिन इसको फेमस जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। इसलिए हमें अगर पूछा जाए कि किसने लिखा था तो ये बिस्मिल अजीमाबादी, क्योंकि आयोग द्वारा इसी को सही उत्तर माना गया। चलिए आगे देखते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जो है मौलाना हजरत मोहानी द्वारा उठाया जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में हजरत मोहानी ने ही उठाया था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लिखा था। बाद में इसको फेमस जो है भगत सिंह के द्वारा बनाया गया। जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखते हैं वो कौन है? मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एवं कम्युनिस्ट पार्टी दोनों की स्थापना 1925 में ही होती है, और आरएसएस के संस्थापक थे केडी हेडगेवार, और इसकी स्थापना नागपुर में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। मतलब कब किया था? तो ये इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं 1936 में, और ये पहले अध्यक्ष बनते हैं। और पहला सचिव कौन होता है? एनजी रंगा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो दोस्तों 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, जबकि कांग्रेस की ओर से सिर्फ दूसरा सम्मेलन में भाग लिया गया था, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्ट को देखेंगे। धन्यवाद।